इस सभागार में उपस्थित सभी को राजनीति विज्ञान विभाग की तरफ से मेरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं, राजनीति विज्ञान विभाग पिछले 7 दिनों से भारतीय राजनीतिक चिंतकों के बारे में एक कार्यशाला चला रहा है। इस कार्यशाला अपने आप में एक बहुत अनोखा कार्यशाला रहा है और इन 7 दिनों की विभिन्न विचार विमर्शों के बाद आज हम इसकी समापन सत्र में हैं। इस समापन सत्र में हमारे साथ आज हमारे महाविद्यालय के और विश्वविद्यालय के जो गणमान्य अतिथि हैं, हम उनका तहे दिल से विभाग की तरफ से स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सामाजिक विज्ञान की संकाय प्रमुख मैडम प्रोफेसर बिंदा दत्तात्रेय परांजपे मैडम, इतिहास की विशेष जानकार हमारे प्रबंधक महोदय और हमारे प्राचार्य महोदय। इसके साथ यहाँ हमारे महाविद्यालय के जो विद्वान और विदुषियाँ उपस्थित हैं, हम उन्हें भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सिर्फ हमारे भारत देश की ही नहीं पर पूरी दुनिया में मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि पूरे दुनिया की एक बहुत ही जानी मानी इतिहासकार हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि वो इस प्रशासनिक पोजीशन में, डीन की पोजीशन में आज हैं। मैं मैडम का औपचारिक स्वागत के लिए हमारे प्रबंधक महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि वो माला एवं अंगवस्त्रम देकर मैडम का स्वागत करें। अनुरोध है कि वो मेमेंटो या स्मृति चिन्ह देकर वो उनका स्वागत करें। धन्यवाद सर। इसके पश्चात मैं अपनी एचओडी डॉक्टर प्रियंका जी से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे प्रबंधक महोदय जी का स्वागत करें पुष्पगुच्छ तथा स्मृति चिन्ह देकर। धन्यवाद सर। मैं हमारी आयोजन सचिव ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता जी से अनुरोध करती हूं कि वो हमारे प्राचार्य महोदय का स्वागत करें पुष्पगुच्छ देकर। धन्यवाद मैडम। जैसे कि आप जानते हैं, इस 7 दिवसीय कार्यशाला में हमने विभिन्न चिंतकों के ऊपर विचार विमर्श किए। आपने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम जो हुआ उसमें पूरी तरह से आप इसमें योगदान किए हैं। आज इस समापन सत्र में जब हम खड़े हैं तो हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि ये जो कार्यशाला रहा, ये अपने आप में बहुत अनोखी कार्यशाला रहा। अनोखी इसीलिए कि ये पारंपरिक पाठ्यक्रमों में जिन चिंतकों को हम पढ़ते हैं उनसे परे जाकर नई चिंतकों को हमने विचार विमर्श किया, उनके ऊपर बात किया। जैसे हमने पंडिता रमाबाई के ऊपर बात किया और आज हम महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये कार्यशाला आयोजन करने में हमारे कॉलेज अथॉरिटीज़, मुख्य रूप से हमारे प्रबंधक महोदय, प्राचार्य महोदय का जितना साथ रहा है उतना ही साथ हमारे डीन साहिबा का भी रहा है। हम ये जानते हैं कि
हम लोगों ने जब भी कोई आइडिया के लिए उनके पास हम गए हैं, उन्होंने कभी हमें निराश नहीं किया है। तो हमारे जो डीन साहिबा हैं, हमारे सामाजिक विज्ञान संकाय के जो प्रमुख हैं, उनके स्वागत के लिए, एक औपचारिक स्वागत के लिए मैं अपनी प्रबंधक महोदय जी से अनुरोध करती हूँ वो 2 बातें यहाँ ज़रूर कहें। थैंक यू मैम। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में वृंदा मैम, जो हमारी डीन भी हैं। काफ़ी देर तो मैम से बात होता था, जब भी इनसे मुलाकात होती है हमेशा कुछ कुछ मैं सीखता ही रहता हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सतगोपाल जी, डिपार्टमेंट की हेड, कार्यक्रम के संयोजक और महाविद्यालय के गणमान्य हमारे टीचर्स और बच्चों, आज के प्रोग्राम में सभी का स्वागत करता हूँ। मैं मैम से बोला, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। महर्षि विट्ठल राम शिंदे जी के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, कल मुझे पता लगा। तो ऐसे मनीषी हमारे बीच में रहे हैं जिसको हम लोग यहाँ की भाषा में साथी बोलते हैं, और एक ट्रेडिशनल हम लोग कुछ सब्जेक्ट पे कुछ लोग बारे में अध्ययन करते रहे हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि हमें और भी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। विशेषकर हम हिस्ट्री विभाग से बोलेंगे, वो भी इस पर थोड़ा वर्कआउट करें, क्योंकि ऐसे मनीषी हमारे बीच में रहे हैं। जैसे सती प्रथा पर उन्होंने बहुत काम किया। हम राजा राम मोहन राय जी के बारे में डिस्कशन तो करते हैं, लेकिन महर्षि विट्ठल राम जी के बारे में हम लोग कभी जाने ही नहीं। कर्नाटक में जन्म हुआ, एक मराठा परिवार में, एक सामान्य परिवार, और सौभाग्य की बात थी कि उनके आसपास का परिवेश भी ऐसा था कि जहाँ पे जाति धर्म की कोई गुंजाइश नहीं थी। और प्रार्थना समाज एक ऐसी संस्था थी जो जातिगत आधार पे जो कुरीतियाँ थी समाज में, उसको लेके ये समाज संघर्ष करता रहा। और महर्षि साहब के शिक्षा के लिए जो मैनचेस्टर जो है वहाँ पे गए, ये मैनचेस्टर कॉलेज ऑक्सफोर्ड में इन्होंने अध्ययन किया। ये समाज ने सहायता किया, वहाँ जाके इन्होंने पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद आए वो, और विभिन्न उन्होंने हमने देखा कि प्रार्थना समाज की सहायता से उन्होंने काफ़ी संस्थाएं भी अपनी बनाई समय समय पे। उन्होंने अस्पृश्यता को लेकर के इवनिंग स्कूल भी खोले, आश्रम खोले, और हॉस्टल, लाइब्रेरी, सारी चीज़ों को उन्होंने काम किया। और मरते दम तक वो छुआछूत, जाति प्रथा, इसके खिलाफ वो लड़ते ही रहे। हम मैडम का फिर स्वागत करते हैं, चूँकि अल्प ज्ञान है और आज हम लोग की एक रहेगी, कुछ सीखने को मिले आपसे। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू मैम। इसके पश्चात मैं हमारे 7 दिवसीय इस कार्यशाला की जो प्रतिवेदन है, रिपोर्ट है, उसकी प्रस्तुति के लिए मैं हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मैडम प्रतिमा गुप्ता जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आएँ और प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सभी को नमस्कार। माननीय विदुषी वक्ता प्रोफेसर वृंदा डी परांजपे मैम, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सत्यगोपाल जी सर, हमारे महाविद्यालय के प्रबंधक श्री अजीत कुमार सिंह सर, राजनीति विज्ञान विभाग के सभी सम्मानित सहयोगी शिक्षकगण, मीडियाकर्मी, शोध छात्र छात्राएँ एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, डीएवी पीजी कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग के तत्वाधान में 1 अप्रैल 2024 को भारतीय राजनीतिक चिंतन एवं उनकी वर्तमान प्रासंगिकता विषय पर 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। और इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीतिक चिंतन पर अधिक व्यापक ज्ञान का संचार करना तथा विद्यार्थियों एवं प्रतिभागियों को
भारतीय राजनीतिक चिंतन की विस्तृत जानकारी प्रदान करना। चूँकि आज इस कार्यशाला का समापन सत्र है और मुझे इस कार्यशाला के 7 दिवसीय कार्यशाला के रिपोर्ट को प्रस्तुत करने को कहा गया है, तो मैं जो है इस 7 दिवसीय कार्यशाला का रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। कार्यशाला के प्रथम दिन के उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्ता समाज विज्ञान संकाय BHU के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर राम प्रवेश पाठक जी थे। उन्होंने शासन कला पर कौटिल्य के विचार विषय पर अपना वक्तव्य दिया। प्रोफेसर पाठक ने कहा कि कौटिल्य राजा और राज्य में विभेद नहीं करते और राजा को सेवक के बराबर ही दर्जा देते हैं। प्रजा की रक्षा करना राजा का महत्वपूर्ण दायित्व है और जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा करने में असफल हो जाते हैं वे राज्य सहित खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उनका यह विचार जो है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पुष्ट करते हैं। उस दिन उद्घाटन सत्र में अध्यक्षता करते हुए हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सत्यगोपाल जी सर ने कहा कि भारत की राजनीतिक विचार परंपरा काफ़ी समृद्धशाली रही है। कौटिल्य के राजनीतिक विचार में समाजवाद की झलक तो देखने को मिलती है, साथ ही उसमें राष्ट्रवाद का भाव भी समान रूप से शामिल है। कार्यशाला के दूसरे दिन यानी 2 अप्रैल को पंडिता रमाबाई के लैंगिकता एवं शिक्षा पर विचार विषय पर व्याख्यान हुआ। मुख्य वक्ता राजनीति विज्ञान विभाग BHU की असिस्टेंट प्रोफेसर प्रियंका झा मैम थी। उन्होंने कहा कि रमाबाई का सबसे बड़ा योगदान महिलाओं में चेतना जागृत करना था। उन्होंने ये कहा कि जिस काल में महिलाओं के लिए शिक्षा पाना मुश्किल था, उस दौर में उन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया और शास्त्रार्थ के जरिए पंडिता और सरस्वती की उपाधि उन्होंने अर्जित की। वह राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत महिला थी। राष्ट्रीय कार्यशाला के तीसरे दिन यानी 3 अप्रैल को महात्मा गांधी का राम राज्य विषय पर व्याख्यान हुआ। मुख्य वक्ता गांधी अध्ययन पीठ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व निदेशक प्रोफेसर RP पाठक सर थे। प्रोफेसर RP द्विवेदी सर थे। राम राज्य पर गांधी के विचार विषय पर प्रकाश डालते हुए प्रोफेसर द्विवेदी ने कहा कि गांधी विश्व के सहस्त्राब्दी पुरुष थे और उनके विचार कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकते हैं। महात्मा गांधी इस बात से भलीभांति अवगत थे कि भारत जैसा विशाल देश कभी एक विचारधारा में सीमित होकर के नहीं चल सकता है। इसलिए उन्होंने सभी विचारधाराओं के समन्वय के साथ स्वतंत्र भारत की परिकल्पना की थी। गांधी इसलिए जाने जाते हैं जिसमें कि सबके लिए प्रेम की भावना, करुणा का भाव, मानव जीवन की रक्षा और प्रत्येक मानव में ईश्वर का वास जैसा भाव शामिल है। इसलिए गांधी को हम लोग भली भांति जानते हैं, ऐसा प्रोफेसर द्विवेदी ने कहा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कार्यशाला के चौथे दिन की, जो कि 4 अप्रैल को संपन्न हुआ। उस कार्यशाला का विषय था, चौथे दिन के कार्यशाला का विषय था स्वामी विवेकानंद का युवा, राष्ट्रवाद एवं आध्यात्मिकता। मुख्य वक्ता वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा बिहार के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आनंद तिवारी जी थे। डॉक्टर आनंद तिवारी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने सभी धर्मों के सद्विचारों को अपनाया, जिसमें इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि शामिल हैं। उनके विचारधारा के साथ बहना नहीं सिखाते। उनके विचारधारा के विपरीत चलने का साहस भी सिखाते हैं। मानव सेवा धर्म ही सबसे बड़ा धर्म मानने वाले महामानव थे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने आध्यात्मिकता की ऐसी अलग जगाई जिससे संपूर्ण भारतवर्ष आज भी प्रकाशित हो रहा है।
राष्ट्रीय कार्यशाला के छठे दिन यानी 6 अप्रैल को 2 सत्र में व्याख्यान आयोजित हुआ। प्रथम सत्र के मुख्य वक्ता राजनीति विज्ञान विभाग एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय चेयर BHU के प्रोफेसर TP सिंह सर थे। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद पर व्याख्यान दिया। अपने व्याख्यान में उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल का एकात्म मानववाद समावेशिता तथा समग्र दृष्टिकोण पर आधारित था, न कि परमाणुवादी दृष्टिकोण पर आधारित था। कार्यशाला के द्वितीय सत्र के वक्ता सतीश चंद्र कॉलेज बलिया के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर शुभनीत कौशिक जी थे, जिनका विषय आधुनिक भारत के शिल्पकार पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इस विषय पर व्याख्यान देते हुए डॉक्टर कौशिक ने कहा कि स्वाधीन भारत में नेहरू ने 3 बिंदुओं पर प्रमुखता से कार्य किया, जिनमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, देशी रियासतों का मामला तथा किसानों एवं श्रमिकों का उत्थान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू वैश्विक राजनीति को शिद्दत से महसूस करने वाले वैश्विक नेता थे। ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया में तृतीय विश्व युद्ध की आहट हो रही थी, उस दौर में नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बुनियाद रखी थी। अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के उपाचार्य प्रोफेसर समीर कुमार पाठक सर ने कहा कि विद्यार्थियों को गांधी, नेहरू जैसे व्यक्तित्व से संबंधित मूल साहित्यों का अध्ययन करना चाहिए। अब आज राष्ट्रीय कार्यशाला का 7वां दिन है और आज भी 2 सत्र आयोजित किए गए हैं। प्रथम सत्र में डेलिबरेटिव जस्टिस ऑफ BR अम्बेडकर विषय पर व्याख्यान आयोजित हुआ, जिसके मुख्य वक्ता डॉक्टर रेशम लाल जी थे। इस विषय पर व्याख्यान देते हुए डॉक्टर रेशम लाल जी ने कहा कि भीमराव अम्बेडकर का दृष्टिकोण, उनकी विचारधारा मानववादी रही है। उनका उद्देश्य शोषित, पीड़ित एवं दलित समाज का विकास करना एवं उनके मानव अधिकारों से उनको सजग करना एवं मानवीय अधिकार दिलाना था। उनके चिंतन में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं न्याय के दर्शन होते हैं। वे एक ऐसे व्यवस्था के समर्थक थे जहां मनुष्य की स्थिति, उसकी योग्यता और उसकी उपलब्धियों पर आधारित हो, जहां कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के कारण महान या अछूत न माना जाता हो। तो ये 7 दिवसीय कार्यशाला का रिपोर्ट था और अब के सत्र में यानी अभी के सत्र में अभी हम लोग प्रोफेसर बिंदा परांजपे मैम को सुनेंगे। थैंक यू। धन्यवाद प्रतिमा मैडम। प्रोफेसर बिंदा दत्तात्रेय परांजपे को अगर मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समाज विज्ञान संकाय की प्रमुख मुखिया, प्रशासनिक मुखिया के रूप में इंट्रोड्यूस करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ उनके साथ ही अन्याय नहीं करूँगी, पर इतिहास जगत के साथ भी अन्याय करूँगी। प्रोफेसर बिंदा दत्तात्रेय परांजपे मैडम महाराष्ट्र की बेटी हैं। महाराष्ट्र की रत्नागिरी के चित्पावन कम्युनिटी, जो कि बहुत ही विद्वान और ज्ञानी व्यक्तियों के लिए जाना जाता है, जैसे कि पंडिता रमाबाई, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और विनायक दामोदर सावरकर। मैडम उस समुदाय से संबंध रखती हैं। रत्नागिरी से मैडम का बनारस तक का जो यात्रा रहा है, उसमें पुणे की डेक्कन कॉलेज भी है। डेक्कन कॉलेज जो कि पुरातत्व, आर्कियोलॉजी की एक विश्व में, पूरे विश्व में इंडियन आर्कियोलॉजी की बेस्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता है। मैडम ने वहाँ से अपना पठन पाठन किया है। डेक्कन कॉलेज के बाद मैडम ने मुंबई यूनिवर्सिटी में अध्यापना की। वहाँ उन्होंने सालों, शायद 20 साल, 16 साल मैडम ने वहाँ पढ़ाया मुंबई यूनिवर्सिटी में।
और उसके बाद उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय ज्वाइन किया बतौर प्रोफेसर के रूप में। सिर्फ इतना ही नहीं, मैडम ने फुल ब्राइट फेलोशिप एज अ विजिटिंग प्रोफेसर जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी अमेरिका में 1 साल तक वीमेन इन इंडियन हिस्ट्री इस विषय को पढ़ाया। और सिर्फ वही नहीं, उन्होंने विस्कन्सिन यूनिवर्सिटी तथा नेब्रास्का वेल्सी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। इसके साथ मैडम अफ्रीका में भी, रुवांडा में मैडम ने अफ्रीका में भी इंडियन हिस्ट्री को जाके पढ़ाया है। तो बताइए, अगर ऐसे विदुषी व्यक्तित्व को मैं सिर्फ और सिर्फ डीन के रूप में आपके सामने खड़ा करती हूँ तो अन्याय तो होगा ही। मैडम आज हमारे बीच में हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ महर्षि विट्ठल राम जी सिंधे के बारे में बताने के लिए। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर मैं मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वो आएँ और अपना वक्तव्य दें। आइए। नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य महोदय, प्रबंधक महोदय, राजनीति विज्ञान विभाग की सभी सखियाँ और वहाँ के अन्य अध्यापक और इसी तरह अन्य विषयों के जो अध्यापक यहाँ उपस्थित है और इस कार्यशाला में प्रतिभागी होने वाले सभी छात्र छात्राओं, हमेशा ही मैं एक वाक्य से अपने उद्बोधन की शुरुआत करती हूँ कि जब भी मैं डीएवी पीजी कॉलेज में आती हूँ तो मुझे एक होम कमिंग का फील आता है। बहुत अपना सा लगता है और यहाँ के ख़ास तौर पे अध्यापकों से जितना स्नेह मुझे मिलता है, क्योंकि छात्र छात्राओं का समूह बदलता रहता है, अध्यापक बहुत लंबे समय से एसोसिएटेड रहते हैं और इतनी खुशी से, मतलब एक बार की मैं बात बताऊं कि इतिहास विभाग की प्रतिभा मिश्रा मैडम के पैर में गंभीर चोट थी, उनको सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत थी, तो भी बिन्ना मैडम आई है इसलिए वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर आके मुझसे मिल के गई। तो इस तरह का जो स्नेह अपनापन मैं महसूस जो करती हूँ, मुझे बार बार यहाँ जब भी निमंत्रण आता है वो स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है। इस कार्यशाला के आयोजकों से मैं सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि जब मुझसे बात करने के लिए आए तो मैंने कुछ आग्रही भूमिका ली कि नहीं, मैं इस पे नहीं, मैं इस पे बोलूँगी या जिस पे बोलूँगी आपको बाद में बताऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन उद्देश्य केवल इतना ही था कि अगर मैं मेरे युवा छात्र छात्राओं से कुछ बात करने वाली हूँ तो ऐसे किसी व्यक्तित्व के बारे में मैं बात करूँ जिसकी सहजता से भारत के इस अंचल में चर्चा नहीं होती है। तो इससे क्या होता है कि आपके अध्ययन के लिए नए विषय आपके सामने खुलेंगे और ख़ास तौर पे इवन आपके राजनीति विज्ञान में जो हम विद्यार्थियों को सत्रांतर्गत कार्य देते हैं, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो उसमें भी हम इस तरह से नई नई व्यक्ति रेखाओं को स्टूडेंट्स के सामने रखेंगे और उनसे सत्रांतर्गत कार्य कराएंगे। तो स्वाभाविक है कि उनका परिचय और लोगों से और विचारों से होगा। आपके कार्यशाला का विषय राजनीतिक चिंतन का या चिंतकों का है और कई बार सामाजिक विज्ञान में ये चर्चा होती है कि किसको हम राजनीतिक चिंतक कहें। जैसे डॉक्टर प्रियंका झा जी ने जब पंडिता रमाबाई के ऊपर बात करने की ये एक प्रस्ताव रखा बात करने का, तो मैं भी उनको कह रही थी कि पंडिता रमाबाई राजनीतिक चिंतक के रूप में, और तब उन्होंने एक आग्रही रूप से ये कहा कि नहीं, एक राजनीतिक चिंतक के रूप में ही मैं उनको प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तब मुझे एक याद आया कि कहा जाता है
कुछ भी अराजनीतिक होता ही नहीं है। मानव का जो एक सभ्य समाज में अस्तित्व है वो राजनीतिक ही है। चाहे आप राजनीति की एक खास व्याख्यायित प्रक्रिया का हिस्सा बने या ना बने, आपका ना बनना भी राजनीतिक है। जैसे एक बहुत ही ग्रॉस एग्जाम्पल अगर उसका हम देंगे तो वो मतदान के अधिकार का है कि आप अगर मतदान का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, दाता का अपना अधिकार उसको नहीं दिखा रहे, तो ये भी आपका एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। तो इस संदर्भ में देखेंगे या इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये वास्तविक है कि जो भी ऐसे चिंतक हुए जिन्होंने चिंतन प्रक्रिया में, चिंतन धारा में कुछ अपने खास विचार, उनका एक तार्किक समालोचन लोगों के सामने रखा, उनको हम राजनीतिक चिंतक कहेंगे ही। इसीलिए चाहे वो स्वामी विवेकानंद की बात हो या पंडिता रमाबाई जी की बात हो, उनको हम राजनीतिक चिंतक के रूप में देखना शुरू कर सकते हैं। आपके अध्ययन का जो आउटकम है, जो उसका रिजल्ट है, जो निष्कर्ष है, वो शायद या यहाँ तक आपको ले आए कि एक विशिष्ट और बहुत ही सीमित अर्थ में हम इनको राजनीतिक चिंतक कहेंगे, और बाकी जो ज़्यादा प्रस्थापित राजनीतिक चिंतक जिनको कहा गया है उनसे ये भिन्न है। लेकिन इस तक आपको अपने प्रयास से पहुंचना होगा। अब ये बैकग्राउंड मैं आपको महर्षि विट्ठल राम जी शिंदे के लिए भी दे रही हूँ। हालांकि विट्ठल राम जी शिंदे को राजनीतिक चिंतक समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है। इसके दो कारण हैं। सबसे पहले तो राजनीतिक प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा होता है चुनाव। चुनाव में हासिल की हुई मतदाताओं के मत से हासिल की हुई एक पोजीशन, दैट एक चुनाव की प्रक्रिया से खुद को एक विशिष्ट समूह का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में स्थापित करना, क्योंकि आप अपने चुनाव क्षेत्र का चुनाव लड़ते हैं और वहाँ के लोग आपको आपका प्रतिनिधि मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो विट्ठल राम जी शिंदे पॉलिटिकल चिंतक कहे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक स्वतंत्र पक्ष निर्माण किया, पार्टी, एंड उस पार्टी के तहत चुनाव भी लड़ा। निश्चित रूप से वो उनको राजनीतिक चिंतक कहने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है। अब चुनाव लड़ा तो हुआ क्या, नतीजा क्या निकला? चुनाव बुरी तरह से हारे। और परवर्ती समय में उनके जीवन में नहीं दिख रहा है कि उन्होंने फिर कभी चुनाव लड़ने में कोई रुचि ली, या वो जो एक इलेक्टोरल प्रोसेस है उसका वो खास हिस्सा नहीं बने उसके बाद। ये काल था 1920 का, 100 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ। इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है जानना कि 100 साल पहले की हमारी भारत की राजनीतिक चेतना क्या दृश्य हमें दिखाती है, और जिसमें जो जीत रहे थे, चुनाव जीत रहे थे, जो हार रहे थे, उनके हार जीत के कारणों की अगर 100 साल बाद हम चर्चा करेंगे, एक उसका विश्लेषण करेंगे, तो हमारे नज़र में क्या आता है। विट्ठल राम जी शिंदे के राजनीतिक रूप से सफल नहीं बनने के जो कारण कई सारे चिंतकों ने व्यक्त किए हैं, उसमें अगर हम नॉन एकेडमिक वे में अगर कहेंगे तो कुछ उसका निचोड़ इस तरह से आ सकता है कि अस्थिरता, वो कहीं टिके हुए नज़र नहीं आते, कहीं स्थिर हुए नज़र नहीं आते। लेकिन ये हुआ एक
संक्षिप्त उस विश्लेषण का विवरण। सामाजिक विज्ञान की एक खूबी है कि इस संक्षिप्तता को पुनर्व्याख्यायित करना पड़ता है और जिसको हम संक्षिप्त किए फिर उसका विस्तार करना पड़ता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती है। सामाजिक विज्ञान के शोध की एक प्रक्रिया है कि कुछ चीज़ों को समझ के फिर हम उसको एक संक्षिप्त दायरे में लाते हैं, उसको जब लोगों के सामने रखते हैं तो फिर उसको व्याख्यायित करना पड़ता है और उसको फिर विस्तार करना पड़ता है उसका, और वो विस्तार फिर और कोई नई चीज़ों को उसके साथ जोड़ के पुनः प्रस्तुत होता रहता है। तो विट्ठल रामजी शिंदे के ये जो चुनावी प्रक्रिया में हारने के या राजनीति में फिर उस तरह की सक्रिय नहीं होने के कारण जो लोगों ने सामने रखे, तो मुख्य रूप से हमें कुछ विचारधाराओं से उनकी जो कमिटमेंट थी, एसोसिएशन था, उसके चश्मे से उसको देखना शुरू करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी एस्टैब्लिश्ड डिक्लेयर्ड पोजीशन थी। तो सबसे बड़ा मुद्दा उनके जीवन भर जो रहा, जिसके लिए अथक प्रयास, अथक संघर्ष उन्होंने किया, और जैसे हम कहते हैं कि खेमा बदलते भी रहे वो, क्योंकि उनको जो प्राप्त करना था, जिस उद्देश्य के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, वो उनको उस खेमे में प्राप्त होते हुए नज़र नहीं आ रहा था। वो क्या था कि एक समतामूलक समाज की स्थापना। समाज में जो भेदभाव होता है, ख़ास तौर पे उन्होंने एक जो बहुत ही घृणित कुप्रथा जो भारतीय समाज की है, अस्पृश्यता, उसके निवारण को अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य कायम कर दिया था। उसी के लिए वो सतत प्रयास करते रहे, अलग अलग तरीके से प्रयास करते रहे। तो महाराष्ट्र के संदर्भ में अगर हम कहेंगे तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देखेंगे तो बहुत बड़ा, एक बहुत तेजस्वी एक दंपति का नाम सामने आता है, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। मुझे लगता है कि वैश्विक इतिहास में इसका कोई कंपैरिजन नहीं होगा, जिस प्रतिकूल परिस्थिति में इन लोगों ने ख़ास तौर पे जाति के प्रश्न को अपने हाथ में लिया और उसका समानता के आधार पे समाज गठित हो, इसके लिए प्रयास किया, जाति का उन्मूलन करने के लिए। तो विट्ठल रामजी शिंदे उनके बाद के होने की वजह से, और महाराष्ट्र उनका कार्यक्षेत्र है, तो वहाँ के ही ज्योतिबा फुले और उनके सत्यशोधक समाज की एक बहुत व्यवस्थित पार्श्वभूमि, विकसित पार्श्वभूमि उनको मिली हुई थी। तो फिर प्रश्न आता है कि वो सत्यशोधक समाज के हिस्सा थे? तो नहीं थे। एक प्रस्थापित, एक विशिष्ट पहचान लेके सामने आए हुए एक समूह के साथ विट्ठल रामजी शिंदे की वैचारिक प्रतिबद्धता होने के बावजूद वो उसका हिस्सा नहीं थे। तो जिस प्रकार की राजनीति के अगर हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो उसमें इस तरह की प्रतिबद्धता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे आज हम कहते हैं कि फुलेवादी है, आम्बेडकरवादी है, तो कुछ वादी हो के आप जब सामने आते हैं तो एक उस वादी कहलाने का एक समूह आपके साथ अपने आप जुड़ जाता है। विट्ठल रामजी शिंदे उस सेंस में अगर कहेंगे तो एकला चालोरे हो गया, उनका नहीं थे वो उसका हिस्सा। फुले को बहुत मानते थे, बहुत गहराई से उन्होंने मनन चिंतन किया था, लेकिन हिंदू समाज से अलग कुछ एक धार्मिक पहचान लोगों की बनाने के प्रति बहुत ज़्यादा उनका रुझान नहीं था। अब उस समय का दूसरा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता था कि जिसका उनको बैकअप मिल सकता था, वो था राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो पूरी तरह से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो उसकी पार्श्वभूमि थी और उसका एक बहुत ही सशक्त प्लेटफॉर्म था।
वहाँ उनके क्या मतभेद थे या किस तरह से वो उनको लगता था कि नहीं, ये मेरे लिए कार्यक्षेत्र नहीं बन सकता है। अब उसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाते हैं। सतत विठल रामजी शिंदे इस बात के लिए प्रयासरत थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने स्थापित एजेंडा में अस्पृश्यता निवारण का प्रश्न लेना ही चाहिए। ये एक डिक्लेयर्ड पोजीशन कांग्रेस की होनी चाहिए कि कांग्रेस अस्पृश्यता निवारण के लिए प्रतिबद्ध है और आपके प्रायोरिटाइज्ड जो कार्यों की लिस्ट है उसमें उसका स्थान है। बहुत प्रयास किया उन्होंने, बहुत पुश किया, अनेक उसके पहले जैसे सभाएं होती रही, लोगों से बातचीत होती रही, पत्राचार, उनके अनगिनत पत्र इतिहासकारों के लिए उपलब्ध है, समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को लिखे हुए, तत्कालीन नेताओं को लिखे हुए और देश विदेश के चिंतकों के विचारकों को लिखे हुए। होते होते डॉक्टर एनी बेसेंट, और काशी के लोगों को इसके लिए गर्व होना चाहिए कि एक विदेशी महिला, लेकिन वह भारत की बन गई, यही उनका देहावसान भी हुआ, पूरी तरह से वो भारतीय थी। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। तो उन्होंने इस एजेंडा को इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेन जो सूची बनती है, कार्यक्रम जो हाथ में लेने उसमें स्थान दिलवाया। और एनी बेसेंट की उस तरह की एक इमेज थी जो उनका नेतृत्व था, तो उस समय ये संभव भी हो गया। लेकिन कांग्रेस ने उस प्रस्ताव को पारित तो किया, लेकिन सब्सिक्वेंट टाइम्स में अगर हम देखेंगे कांग्रेस का कार्य, तो ये हमेशा एक अपेंडिक्स की तरह रहा, मेन एजेंडा का हिस्सा नहीं बन सका। जैसे विठल रामजी शिंदे जी को उम्मीद थी कि राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्षा द्वारा एक्सेप्टेड, अनुमोदित ये प्रस्ताव अगर है तो सभी प्रांतीय कार्यकारिणियों के तक ये पहुंचाया जाएगा और वो अपने कार्यक्रमों में उसको प्राधान्य देके उसकी तरफ अपना कार्य आगे बढ़ाएंगे। ये नहीं हुआ। सो द सेकेंड प्लेटफॉर्म दैट कुड हैव बीन अवेलेबल फॉर विठल रामजी शिंदे वो नहीं हो पाया और इंडियन नेशनल कांग्रेस से थोड़ा सा उनको मायूसी उनको आई है। और फिर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी लीडर्स के साथ उनका सतत पत्राचार था, बातचीत थी, मेल मिलाप था। उनके कार्यक्रमों में इंडियन नेशनल कांग्रेस के तत्कालीन लीडर्स शामिल भी होते थे, लेकिन कांग्रेस का एक ऑफिशियल एजेंडा में अनटचेबिलिटी को दूर करने के जो कार्यक्रम थे वो उस शिद्दत से अपना रूप नहीं ले पाए। तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं का आप जान ही रहे, गरम दल नरम दल, बहुत सारे आपसी तनाव, मतभेद, फाइनली कांग्रेस तो दो फाड़ भी हो गई। तो इसमें ये था कि whether we need to drive off or drive away the British first, or whether we want our society to have all these transformations first, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा विवाद हमेशा ही रहा है। 40-50 साल का उस विवादों का भी इतिहास है और गरम दल नरम दल के बीच में ये एक विवाद का मुद्दा था। तो उसमें ये था कि जो गरम दल वाले थे वो तो इन सब प्रकार के सामाजिक जो परिवर्तनों के लिए प्रयास है उसको हमेशा ही दोयम मानते थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि जब हमारा स्वशासन आ जाएगा तो ये सब कुप्रथाएं हम अपने तरीके से और अपने स्ट्रैटेजीज से दूर करेंगे, लेकिन ब्रिटिशों के सामने इन सब की उहापोह करके हम अपनी पोल नहीं खोलेंगे, इन वेरी बैड वर्ड्स, बट दे थॉट दैट दिस इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। तो अभी हम फोकस करते हैं स्वातंत्र्य के लिए।
नरम दल वालों का और एक तरीका था कि ब्रिटिशों के साथ मेलजोल करते रहेंगे, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते रहेंगे, उनके जो सिंपैथेटिक ऑफिसर्स हैं उनको अपनी तरफ करते रहेंगे, और धीरे 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 ये जो सुधार होने चाहिए उसके लिए ब्रिटिश कानूनन एक समर्थन प्राप्त करते रहेंगे। जैसे अगर स्त्रियों की विवाह योग्य आयु के लिए सम्मत आयु का कानून पारित करना, सती के विरोध में कानून पारित करना, शिक्षा के लिए स्त्रियों के कार्य करना, लेकिन इसमें ब्रिटिश बड़े सावधानी से चलते थे, क्योंकि जब ब्रिटिश को दिख रहा था कि मेजॉरिटी भारतीय समाज इन सुधारों के वास्तविक फेवर में नहीं है, तब वो असंतोष का कारण नहीं बनना चाहते थे, और इसीलिए कई सारी चीज़ें अनावश्यक तरीके से लंबित की जाती थी। अनेक तरीके से उस समय का आप अगर पत्राचार देखेंगे तो माथा पीटेंगे कि कैसे कैसे चीज़ों के ऊपर जानकारियाँ मांगी गई, एक्सप्लेनेशंस मांगे गए। सीधा सीधा दिख रहा है कि दीज आर ऑल डिलेइंग टैक्टिक्स। तो विठल राम जी शिंदे इसका एक जो अर्ज उनको फील हो रहा था, जो एक अर्जेंसी भी फील हो रही थी कि त्वरित ये होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने क्या किया कि एक स्वतंत्र अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की, जिसके तहत ये काम हो सकता है ऐसे उनको लगा। वो था डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन। अब डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन का भी देखिए कि क्या हुआ और क्यों अपेक्षित सफलता उनको नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो जाति अनुसार संख्यात्मक हायरार्की के विरोध में थे। अगर हम डिप्रेस्ड क्लास कह रहे हैं तो उन्होंने डिप्रेस्ड की एक व्याख्या दी जो जन्मगत जाति व्यवस्था को मान्य नहीं थी। जन्मगत जाति व्यवस्था एक कारण है डिप्रेस्ड होने का, ये वो मान रहे थे, लेकिन उनका ये कहना है कि अदरवाइज जिनको सवर्ण माना जाता है, अगर वो डिप्रेस्ड है तो वो भी इसका हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि हम दो ही वर्ग मान रहे हैं कि एक जिनके पास धन बल, राजनीति बल, एक पावर का जो होता है सत्ता का बल है, या उनके पास नहीं है। तो जिनके पास नहीं है वो सब इसके हिस्सा बन सकते हैं। ना धन बल है, ना राजनीतिक बल है, ना अपनी सत्ता उनके पास है, सामाजिक या पारंपरिक रूप से। भारत का धार्मिक और दार्शनिक चिंतन भी नए कलेवर ले रहा था, नए रूप में प्रस्तुत हो रहा था। उसकी एक झलकी आपको विवेकानंद में मिल ही रही होगी, अभी जो आपके पास चर्चा हुई। रामकृष्ण मिशन के माध्यम से या अपने तरीके से व्याख्यायित वेदांत के माध्यम से विवेकानंद भारतीय धार्मिक पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। अब इसी तरह बंगाल में एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली जिसको सब लोग जानते हैं, ब्रह्म समाज, जो एक ईश्वरवादी या ईश्वर ही नहीं, एक तत्व को मानते थे। फिर बहुत उस समय के हमारे धार्मिक चिंतक क्रिश्चियन थियोलॉजी के प्रभाव में अपने पारंपरिक धर्म को व्याख्यायित करने लगे थे, क्योंकि उनको अपने जो पारंपरिक दार्शनिक चेतना है उसमें कुछ कमियां नज़र आ रही थी, जो सामाजिक ऐक्य में परिवर्तित नहीं कर सकती है समाज को। तो उनको लगा कि उसमें कुछ ना कुछ कमी है, और उसको दूर करने के लिए कुछ क्रिश्चियन थियोलॉजी के तत्व भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। एक उदारता है उनमें और एक नई समझ या नई चेतना, और उसका मुख्य कारण ये है कि बहुत सारे उसके चिंतक जो थे उनका
विदेश से, ख़ास तौर पे यूरोप से बहुत नज़दीक का संबंध था। तो यूरोप में उस समय जिस जिस तरह की विचारधाराएं विकसित हो रही थी उससे वो भली भांति परिचित थे। विट्ठल रामजी शिंदे भी परिचित थे और काफ़ी उनका, अगर हम पत्राचार देखेंगे और कितने कितने लोगों के साथ उनके विचारों का आदान प्रदान हो रहा था वो अगर हम देखेंगे, लेकिन समहाउ हिंदू इंडियन आइडेंटिटी को वो बहुत दृढ़ता से पकड़े हुए थे। उनको ये लगता था कि इसको हम पुनर्व्याख्यायित कर सकते हैं, उसको छोड़ने की या उसमें इस तरह के कुछ अलग विचारों से नया कलेवर देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी एक धार्मिक दार्शनिक चिंतकों का जो वर्ग हो सकता था, वो विट्ठल रामजी शिंदे जी का स्कॉलरशिप तो मानते थे, लेकिन पूरी तरह से जैसे कहते हैं कि उनको अपना नेता मान के उनके नेतृत्व में आप आगे बढ़ो हम आपके साथ है टाइप कुछ नहीं हो पाया। इसका एक बहुत ही जिसके ऊपर कोई चाहे तो बहुत अच्छा गहरा अध्ययन कर सकते हैं कि विट्ठल रामजी शिंदे मूलतः अपने युवा अवस्था में, अपने होशो हवास में पूरे अपने चिंतन के साथ प्रार्थना समाज से जुड़ गए। प्रार्थना समाज के स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने अनेक वर्ष काम किया। प्रार्थना समाज के ही मदद से वो विलायत भी गए और वहाँ उन्होंने तौलनिक धार्मिक दार्शनिक जो विचार है उसका अध्ययन किया। प्रार्थना समाज की जो एकेश्वरवादी या ब्रह्मवादी जो अवधारणा है उसको वो बहुत दिल से मानते थे और उसमें बुद्ध के दर्शन को वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते थे। यहाँ तक कि बुद्ध पूर्णिमा में वो हमेशा बुद्ध प्रार्थना करके एकांत में जाके बौद्धों के बताए हुए मार्ग से अपना चिंतन और अपनी समाधि या अपनी साधना करते थे। लेकिन हुआ यूँ कि प्रार्थना समाज जैसे बहुत प्रयास किया उन्होंने, प्रार्थना समाज के कुछ 2-3 खास कार्यक्रम जिसको उन्होंने खूब आगे बढ़ाया। एक तो निश्चित रूप से छुआछूत को नहीं मानना, दूसरा मद्यपान और जुआ, इस तरह की जो बुरी आदतें हैं उससे लोगों को छुड़ाने का प्रयास करना, और शिक्षा, खास तौर पे स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा के बहुत बड़े पक्षधर थे और काफ़ी सारा कार्य उन्होंने उस क्षेत्र में भी किया। तो उसके लिए वो धन जुटाते थे लोगों से। तो इंदौर के होलकर घराने से भी उन्होंने प्रार्थना समाज के इन कार्यों के लिए धन की याचना की। तो बहुत उदारता से होलकर संस्थान ने उनको खूब आर्थिक सहायता की और इसीलिए प्रार्थना समाज के जो आश्रम, खास तौर पे स्कूल्स वगैरह जो लड़कियों के लिए जो बने, अहिल्याश्रम नाम से सब, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर उन संस्थान के लिए भी एक पूजनीय नाम था। लेकिन प्रार्थना समाज के लोगों से भी कृति और दर्शन में उन लोगों की असमानता देखने की वजह से विट्ठल रामजी शिंदे दूर हो गए। आप सभा में कुछ कहेंगे और उसका अनुपालन नहीं करेंगे अपने जीवन में, तो ये तो प्रार्थना समाज में अभिप्रेत नहीं है। तो फिर उन्होंने उसको नहीं अपनाया। कैसे लोग करते थे इसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि सभा में कुछ प्रस्ताव पारित होते थे और प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद उसका मिनिटिंग होके जब सिग्नेचर के लिए जाता था लोगों के पास, तो आधे लोग उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं करते थे। सभा में बड़ा जोरदार भाषण देते थे। तो इस तरह की कॉन्ट्रडिक्शंस का सामना करते 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 अंततः एक समय ऐसा आया कि उनको लगा कि किसी भी संस्था के ऊपर
मैंने कई वर्ष उसमें काम किया इसलिए आप मुझे अब झेलते ही रहिए, इस तरह का कोई अप्रोच नहीं रखते हुए वो शांति से वहाँ से निकल पड़े। तो महाराष्ट्र में या तत्कालीन पूरे भारत के भी अगर परिदृश्य में हम देखेंगे तो जो विसंगतियाँ थी, एक तरफ परंपरागत समाज की कुरीतियों से भी वो झगड़ रहे थे और दूसरी तरफ कथनी और करनी के जो विसंगत है लोगों की, उसके अगेंस्ट भी झगड़ रहे थे। और कंपैरेटिवली पहला जो कार्य है वो आसान साबित हुआ देन दिस, क्योंकि इतने महान महान नेता पूरा भारत देश जिनको मानता था, उनकी जब कथनी और करनी के फर्क आते थे और जब वो सामने रखते थे तो उनको भी पचा पाना उसको मुश्किल था, तो भाई जयराम जी की हो जाती थी फिर। तो जो विठल राम जी शिंदे चुनाव नहीं जीत पाए, उसके पीछे इस तरह के कई सारे कारण थे जो धीरे धीरे उजागर हो रहे थे। मैं नहीं कह रही हूँ कि 1920 में 1920 में ये सब उजागर था, वो तो उनके जीवन में आगे तक चलता रहा हमेशा, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत और विठल राम जी शिंदे द्वारा इन सब चीज़ों के ऊपर डायरेक्टली कुछ कहना, बोलना, उसको विरोध करना, ये एक कारण रहा। जैसे मराठा समाज का आज भी आप जान रहे हैं कि महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न है मराठा आरक्षण। तो मराठा समाज के जो लोग थे वो बहुजन का हिस्सा होने की वजह से विठल राम जी शिंदे की उम्मीदवारी का बहुत समर्थन उन्होंने किया और तत्कालीन जो राजा मतलब छत्रपति शाहू जी महाराज, उन्होंने काफ़ी समर्थन और सपोर्ट किया। सयाजीराव गायकवाड़ जी ने बहुत सपोर्ट किया इनका, लेकिन धीरे 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 जब उनकी शर्तें सामने आने लगी तब विठल राम जी शिंदे ने मना किया उसको कि केवल कोई मराठा है इसलिए वो बहुजन नहीं है। अगर वो जमींदार है, अगर वो संस्थानिक है, वो कैसे बहुजन होंगे? और अगर कोई, जैसे मैंने कहा, खास तौर पे जो मराठा आइडेंटिटी जो है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट एंटी ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का विरोध करना है। तो विठल राम जी शिंदे का ये कहना था कि भले वो ब्राह्मण हो, लेकिन अगर वो इस सब से वंचित है तो मेरे लिए बहुजन की व्याख्या में वो भी आते हैं। और ये मराठा समाज के राजनीतिक चेतना को सुहाता नहीं था। तो होते होते फिर वो बहुत अकेले हो गए और फिर स्वाभाविक था कि चुनाव हार गए। जहाँ तक अस्पृश्यता निवारण का सवाल है, उनको अपने जीवन काल में तो कम से कम वो देखने को नहीं मिला। और दुर्भाग्य है ये कि आज भी वो कुप्रथा भारत के कुछ कुछ अंचलों में विद्यमान है। उन्होंने एक उसके ऊपर पूरी किताब लिखी है और एक उसका विश्लेषण प्रस्तुत किया है कि क्यों भारत से अस्पृश्यता का निवारण नहीं हो सकता है। अब उसको हम नेशनलिस्ट डिस्कोर्स के तरह देखेंगे, जो नेशनलिज्म के मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था और जिसमें एक राष्ट्र के रूप में भारत का निर्माण हो रहा था, उसके संदर्भ में देखेंगे, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट का खास विषय होता है। तो क्या हो रहा था? 3 प्रकार के संघर्ष उस समय चल रहे थे, मोटा मोटी, अनेक उसके धड़े भी है। एक है ऐसा वर्ग जो ब्रिटिश, वो समझ रहे थे कि ब्रिटिश रहते हुए, ब्रिटिशों के रहते हुए जितना बटोर सकते अपने तरफ ले सकते उसको ले, तो सीधी सीधी चाटुकारिता और अपना एक रसूख निर्माण करना। विठल राम जी शिंदे का ऐसे लोगों के साथ कुछ लेना देना कभी हो ही नहीं सकता था और बड़ी कड़ी आलोचना करते थे उनकी।
दूसरा, कुछ नेता उनको दिखने लगा था कि भारत स्वतंत्र तो निश्चित रूप से होगा, ब्रिटिशों को जाना ही जाना है यहाँ से, स्वतंत्र भारत में हमारा क्या स्थान रहेगा, वो पावर का रहेगा कि नहीं रहेगा, और अगर रहना है तो आज से हमें अपना एक कुछ पावर सेंटर क्रिएट करते रहना है और उसको मजबूत करते रहना है। और इसीलिए स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बड़ी वेल डिफाइंड वो रखते थे। उसी का परिपाक है आगे हम लोग, जैसे मैंने कहा कि आज बहुत बड़ा मुद्दा बन गया महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का। तो ये लोग अब उनको कहते कहते थक गए विठल राम जी शिंदे कि यही तो हमको नया राष्ट्र अगर निर्माण करना है तो ये पावर सेंटर्स बदलेंगे, एंड वास्तविक गवर्नमेंट ऑफ द पीपल अगर हमको एस्टैब्लिश करना है, क्योंकि ये मोर और लेस कांग्रेस की नीति हो गई थी कि अब ये डेमोक्रेटिक ये बनेगा, पहले जैसे राजा महाराजा संस्थानिक नहीं रहेंगे, तो क्यों आप इस तरह के मल्टीपल पावर सेंटर्स तैयार करने के पीछे लगे हैं। और आपसी जो तनाव है उसकी वजह से द रियल कॉज ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड एस्टैब्लिशिंग अ न्यू नेशन, उसको आप और सदियों से दूर ले जा रहे हैं। नोबडी वांटेड टू लिसन, क्योंकि एक ओवर इंथुजियाज्म भी था, जल्दी मिल जाए और मिलते ही हम लोग किसी ना किसी पोजीशन में बैठ जाए। तो पुरानी व्यवस्था गई, राजा तो नहीं रहे, लेकिन लोगों के नेता के रूप में हम राजा जैसे रहेंगे। और फिर वो एक नहीं रह सकता है ना, वो तो मल्टीपल, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं सबकी होती है। तो उसमें पोषक क्या होगा, तो जात। तो जितना जात का समर्थन मिलेगा उतना ज़्यादा गारंटी होगा कि हम पावर स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं आ जाएंगे। अब जिसका विरोध जिस व्यक्ति ने जी जान से लाइफ लॉन्ग किया, वो कैसे इस पॉलिटिक्स का हिस्सा बन सकते हैं, नहीं बन पाए। और तीसरा एक है जो धीरे 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 नवचेतना में आ रहे थे, लेकिन अभी भी असमंजस और अपरिपक्व थे। तो वो कुछ स्मार्ट लोगों के द्वारा मैनिपुलेट हो रहे थे। मतलब जैसे एक सीधा सवाल है कि अम्बेडकर ने दलितों को एक जो उनकी चेतना जागृत करके उनको एक पॉलिटिकली चार्ज्ड ग्रुप की तरह बनाने की जो कोशिश की, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा क्या हुआ। जैसे ब्रिटिश आर्मी में बहुसंख्य महार थे, क्योंकि महार कम्युनिटी जो अंबेडकर जिसको बिलोंग करते थे, है पानी है, थैंक यू, तो वो अस्पृश्य थे, पूर्वास्पृश्य जिसको कहते हैं, आज अस्पृश्यता नहीं है। उनको क्योंकि उनके प्रति कुछ सीक्रेट रिपोर्ट्स ऐसे थे कि ब्रिटिश उनसे थोड़ा डर गए, और महार रेजिमेंट्स या महारों की खास तौर पे मिलिट्री में भर्ती, इसमें बहुत सारे अंकुश लगाए गए। उनको पेंशन मिलने में प्रॉब्लम होने लगी। ब्रिटिश वर डिस्करेजिंग महार्स टू कम इनटू द आर्मी। आउटराइटली तो नहीं कर सकते थे, तो कई तरीके से कर सकते थे। विठल राम जी शिंदे ने उसका एक रिप्रेजेंटेशन बनाया, और रिटायर्ड महार सैन्य के लोग जो थे, जवान वगैरह, उनमें ये हुआ कि एक बहुत बड़ा सिग्नेचर कैंपेन चलाया जाए। बहुत से महार जवानों ने उस पर साइन करना मना कर दिया, क्योंकि उनको ये समझाया गया कि ब्रिटिश बड़े दयालु है, सेना के प्रति तो उनका बहुत अच्छा रवैया है, आज नहीं तो कल आपका वो भला करेंगे, लेकिन इसमें आप लिप्त पाए गए तो आपको जो भी मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। So, a group of Indians, and that was a large mass, जो अभी
पक्व नहीं हुए थे इस प्रक्रिया में, असमंजस में थे, बहुत सारे उनके सामने चैलेंजेस थे डे टू डे लाइफ के भी, और इसी वजह एंड अशिक्षा, सबसे बड़ी तो अशिक्षा की, तो वो मैनिपुलेट हो सकते थे। एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई की चर्चा मैंने अभी तक नहीं की, जो आपके इस वर्कशॉप के दौरान शायद हुई होगी, गांधी जी। गांधी जी और विट्ठल रामजी शिंदे के संदर्भ में हम एकत्रित क्या विचार कर सकते हैं? क्योंकि ऐसे दिखता है कि ये सब जो विट्ठल रामजी शिंदे कह रहे हैं और जो प्रयास कर रहे हैं, गांधी जी तो उसके निश्चित रूप से समर्थक रहेंगे। कभी भी कहीं भी गांधी जी ने अस्पृश्यता का समर्थन नहीं किया, विरोध ही किया हमेशा। तो क्या गांधी जी और विट्ठल रामजी शिंदे एक साथ आ पाए? नहीं आ पाए, क्योंकि गांधी जी आज ये कुछ कुप्रथाओं का उनको भारतीय समाज से हमें निकालना है, लेकिन आमूलचूल परिवर्तन के पक्ष में बहुत ज़्यादा अपना मत नहीं रख रहे थे और वर्णाश्रम का कई तरीके से समर्थन करते थे। गांधी जी वॉज डूइंग इट वेरी स्मार्टली, क्योंकि एक तो वो वकील भी थे और लोगों की नब्ज़ भी उनको मालूम थी, तो इसलिए आउटराइटली गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि जाति संस्था रहनी चाहिए। लेकिन वो धीरे धीरे, वर्ण में भी कोई बुराई नहीं थी, समाज का इस तरह से जो विभाजन है वो श्रम विभाजन है, इस तरह से बातें उनके आती थी। अब गांधी जी एक किस्म के स्मार्ट थे, तो विट्ठल रामजी शिंदे अपने तरीके से स्मार्ट थे, वो देख रहे थे ये क्या हो रहा है। तो गांधी जी के और उनके बीच में काफ़ी सारे पत्रों का आदान प्रदान है और काफ़ी सारी चर्चाएं हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन विट्ठल रामजी शिंदे समझ चुके थे कि गांधी जी के पॉलिटिक्स में अस्पृश्यता निवारण टॉप प्रायोरिटी नहीं है। मन परिवर्तन होगा, तब तक क्या? हु इज पेइंग द कॉस्ट? वकील तो थे ही, विट्ठल रामजी शिंदे भी वकील थे, तो जान रहे थे इम्प्लीकेशन इसका, दिखा रहे थे, देख रहे थे। सो मैं कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ, विट्ठल रामजी शिंदे एक मैंने बहाना, मतलब एक व्यक्ति रेखा ले ली। मैं आप लोगों के समक्ष ये रखना चाहती हूँ कि विचारधाराओं का इतिहास अध्ययन करते हुए किन किन चीज़ों के बारे में आपको सोचना होगा, किस किस तरह के सोर्सेस को देखना होगा। अमूमन एक कहा जाता है कि सफलता कैसे आंकी जाती है, कि जिस उद्देश्य को लेके उस नेता ने संघर्ष किया और उस उद्देश्य की पूर्ति हो गई। वास्तविक किसी भी नेता के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है इस देश में। अब इसके कारणों की चर्चा आपको करनी होगी और अपने अपने तरीके से उसको व्याख्यायित करना होगा। किसी ने जी जान से अथक 70 साल प्रयास किए, उनके अपने जिले तक जाके देखिए कि अस्पृश्यता क्या सही में दूर हो गई। सो द फोर्सेस विच आर स्टेटस क्विस्ट, परिस्थिति बनी रहे, संघर्ष ना करना पड़े, कोई उसकी कीमत चुका रहे तो चुकाते रहे। सो ऑल दीज ट्रांसफॉर्मेशंस, शायद उसके लिए ये 100-150 साल कम है, लेकिन इसके बीच में होने वाले हर प्रयास का एक अपना महत्व है। एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है अधूरी क्रांतियों का इतिहास बोध। एक बहुत अच्छे चिंतक जिनको मैं दिल से गुरु मानती हूँ, अब वो इस दुनिया में नहीं है, कोरोना उनको लील गया, लाल बहादुर वर्मा।
इलाहाबाद में थे, प्रोफेसर थे और कई जगहों में पढ़ाया उन्होंने। उनकी किताब का टाइटल ही यही है। और एक बार उनसे मैंने चर्चा की तो उन्होंने कहा ये आइडिया मेरी नहीं है, लेकिन मैंने इसको इस तरह से व्याख्यायित किया। तो मुझे लगता है कि अगर आप इन अधूरी क्रांतियों के इतिहास बोध की तरफ ध्यान देंगे कि सफलता अगर परिणामों के रूप में आंकेंगे तो सफल नहीं है, तो फिर इन प्रयासों को हम कैसे देखेंगे और फिर इन चिंतकों के इस चिंतन की जो प्रक्रिया है उसको कैसे समझेंगे। तो मेरा प्रयास ये था, इंटरनेट का युग है और मुझे इस बात मतलब आई वॉज रियली डीपली टच्ड कि आपके प्रबंधक महोदय ने मुझे कहा कि रात को 2 बजे तक मैं पढ़ रहा था और जितना पढ़ रहा था उतना मैं विस्मयचकित हो रहा था कि इतना कार्य किए हुए इस व्यक्ति के बारे में हम क्या जान रहे थे, कुछ नहीं जान रहे। वो इंटरनेट से पढ़ रहे थे। मैं गारंटी है इस बात की मुझे कि आप उनसे ज़्यादा इंटरनेट सेवी है, तो आप और पढ़ सकते हैं। किताब भी है, जीवनी उनकी मतलब कई जीवनियाँ उनकी लिखी है और उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी हुई है। तो एक महाराष्ट्र के बहुत अच्छे लेखक, इतिहासकार, चिंतक गोम पवार, उनकी किताब है महर्षि विठल रामजी शिंदे। मैं प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूँगी कि अपने कॉलेज के लिए हम मतलब आप मंगा लीजिए उसको, ताकि विद्यार्थियों के सामने रहे। फॉर्चुनेटली वो हिंदी में अनुवादित है, मराठी किताब है मूलतः, इतनी मोटी किताब है और उसमें जो फोटोग्राफ्स है, जो पत्र है, जिस प्रकार के भाषण वगैरह हैं, ये सब बहुत अमूल दस्तावेज़ है। तो उसका अध्ययन कीजिए और ऐसी कई सारी व्यक्ति रेखाओं को उजागर कीजिए। आपका अध्ययन भी मौलिक हो जाएगा उससे और कहीं ना कहीं उसकी उपादेयता जो है वो आपके समझ में आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। इस प्रभावशाली पावरफुल लेक्चर के बाद मैं ये मानती हूँ कि आप सब न सिर्फ महर्षि शिंदे के व्यक्तित्व से रूबरू हुए, मैडम ने हमारा जो अद्भुत देश है भारत देश, उससे भी आपको रूबरू कराया कुछ अलग तरीके से। हमारे देश में कोई चिंतन की, राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक चिंतन की कोई एक परंपरा नहीं, अनेक परंपराएं हैं। प्राचीन भारत में भी था, मध्यकाल में भी था, आधुनिक भारत में भी था और आज उत्तर आधुनिक भारत में भी है। धन्यवाद मैडम। मुझे लग रहा है कि हमारे बच्चों के मन में अनेक सवाल होंगे। मैडम, हम एक प्रश्नोत्तर का भी कार्यक्रम करते हैं। बच्चे आप प्रश्न पूछिए, मैं जवाब दे सकूंगी कि नहीं मुझे भी मालूम। ठीक है, संक्षिप्त में अपने प्रश्नों को रखिए और हम ये सब आपके युवा साथी हमारे जो है वो उत्तर देंगे। 2 से 3 प्रश्न लेंगे। आप feel free to ask. Is it possible to... Yes, it is possible. How? You try, you will succeed. No, because there is nothing impossible. We are humans, and if we really put all our energies and strategies into it, that will happen. And by, जैसे बहुत सारे practical level पे minimize तो हो ही गया है, पूरी तरह से भी निकल जाएगा। Yes, sir. Ma'am, who has given the title Maharshi to Vittal Rama Sindhe? हाँ, वो एक सभाओं में धीरे धीरे लोग वो कहने लगे। एग्जैक्ट किसने कहा पहली बार ऐसे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये जैसे लोकमान्य को लोग लोकमान्य कहने लगे फिल्म को, ऐसे किसी सभा सम्मेलन में वो उद्गार से लोग संबोधित करने लगे। कर्मवीर भी कहते थे, कर्मवीर कहते थे, महर्षि कहते थे। any more questions? Okay, we have. वो वैसे तो मराठा समाज के लिए, लेकिन मराठा समाज भी सब एक जैसे नहीं, उसमें भी हायरार्की है, तो उसमें से थोड़े सा हायर
वो डिप्रेस कम्युनिटी क्लास से इसलिए थे कि लोग चाहते थे कि डिप्रेस कम्युनिटी कुछ का है नहीं, उन्होंने एक्चुअली एक अच्छा हुआ कि उनके घर में देखो महाराष्ट्र की एक परंपरा है वैष्णव धर्म की, जिसको वारकरी कहते हैं। वारकरी ये होते हैं कि वो अपने अपने स्थान से पालकी लेके एक वैष्णव सेक्टर है पंढरपुर, वहाँ जाते हैं और वो जो प्रक्रिया उसको वारी कहते हैं। तो वारी करने वाले वो वारकरी। तो वारकरी संप्रदाय में जात-पात नहीं मानी जाती और उसका संस्कार उनके ऊपर था, उनके फादर या पूरा, इसीलिए उनका नाम विठ्ठल था। क्योंकि वारकरी संप्रदाय का मुख्य उपास्य है श्री विठ्ठल, पांडुरंग विठ्ठल, वो वही विष्णु का। विकिपीडिया में ये पाया है कि उसको डिप्रेस कम्युनिटी से इसलिए अपने आप को निकाल लेना पड़ा। नहीं, ब्राह्मण नहीं, इससे इसमें कभी कभी कहा जाता है कि वो ब्राह्मणेतर थे और मराठी में एंड खास तौर पर कर्नाटक महाराष्ट्र में काफ़ी उसको अलग माना जाता है। लेकिन अंत्यज या अस्पृश्यत के समाज के या दलित समाज के Any more questions? जैसे आपने कहा कि जाति प्रथा खत्म हो सकती है, इफ वी कैन ट्राई। जाति प्रथा तो हम लोग रिजर्वेशन ले लिया है, अब रिजर्वेशन ही है तो जाति कैसे खत्म होगी? क्योंकि वो रिजर्वेशन जाति पे ही आधारित है। एक्चुअली चाहे आप SC ले, सब में जातियाँ हैं और जातिगत जनगणना की भी बात हम कर रहे हैं। तो ऐसे परिदृश्य में हम जातियों के भी खत्म होंगे। अगर राजनीतिक तौर पे एक्टिव है तो कैसे हम इसको सोशल तौर पे निकाल सकते हैं? सी, इसके दो पार्ट। एक आपने कहा कि जाति प्रथा नष्ट होगी कि नहीं होगी? होगी। आज होगी, कल होगी नहीं, इट विल टेक टाइम। और तब तक समतामूलक समाज निर्माण करने तब की एक स्ट्रैटेजी के रूप में भारत ने रिजर्वेशन को स्थान दिया या संविधान में रिजर्वेशन को स्थान। तो ये भी बदलेंगे ना हम लोग आने वाले समय में। बिल्कुल। धीरे धीरे परिवर्तन की ओर अग्रसर होते हुए और भी नई चीजें मिलते हुए फिर एक नया समाज होता है। Then what about Sanskrit ideology? If you are saying that this will take a long time, that to eradicate casteism. M.S. Srinivasan wrote a book of Modern India. In that book he gave a word Sanskritization. Means within caste there is also equality. There is a increasement of caste discrimination on the basis of Ma'am knows about it. Sanskritization, you can ask your question. I mean, she knows Sanskritization process. This is increasing day by day. But you are saying that this will eradicate with a long period of time. So I want to say that the संस्कृताइजेशन जो उन्होंने दिया है बेसिकली वो हर कम्युनिटी में इंक्रीज हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन जो इंक्रीज हो रहा है, बट आप कह रहे हो कि इसका अंत होगा, तो कैसे होगा? निश्चित होगा, क्योंकि जो उसका हिस्सा बनते हैं उसको उसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या है वो भी नजर आने लगती है। ऐसा नहीं कि वी आर ऑल ह्यूमंस, किसी एक डिज़ाइन में हमको फिट करके रखेंगे और हम वही पड़े रहेंगे, ऐसे नहीं होता है। So gradually those changes will take place, या शायद उसका रेट एक्सेलरेट होगा बहुत ज़्यादा। अभी जो मैकेनाइजेशन एंड ये अब तो डिजिटल इंटेग्राफी हुई है उसकी वजह से हो सकता है कि ये मेरे जैसे 60+ में जो सोचते हैं उससे उन लोगों की पीढ़ी में ये लग सकता है कि उससे बहुत कम समय में ये हो सकता है। We have to keep strategizing it, keeping a positive approach to it and a hope. नहीं तो नहीं, because in that case you will not be able to give your best and 100%. अगर किंतु परंतु रहेगा मन में, तो आप जो अपने एफर्ट 100% देंगे वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक हिस्सा उसका आपका हमेशा आपको पीछे खींचता रहेगा। वो होगा तो यस। मैम, महर्षि विद्याधर रामजी शिंदे या अन्य जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में हम लोग अभी नहीं जानते,
और भारत की शिक्षा जो प्रणाली है उसमें भी इनको स्थान नहीं दिया गया है। तो मैम आपके हिसाब से इनके साथ अन्याय हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो किस रूप में इसको सुधारा जा सकता है? नहीं, अन्याय है इस वगैरह में नहीं मानती, वो होता रहता है। आप लोगों को तो किसी ने मना ही नहीं किया, और आप तो आप डिजिटल युग के बच्चे हैं, कितना चाहे लिखना कर सकते हैं। और पाठ्यक्रम में क्या आएगा, इसके हमेशा एक तो लिमिट होती है, और दूसरा उसके पीछे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमेशा ही, तो वो तो होगा ही। हम जो रिसर्चर्स होते हैं वो उससे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, और वो हमें अपना पूरी ईमानदारी से करना है। और कोई सवाल? नहीं, धन्यवाद मैडम। मैडम, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आज सुबह हमारा जो लेक्चर सेशन था सब वो डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर था, और अभी हमने महर्षि शिंदे के बारे में बात किया, और काफ़ी सुबह भी बच्चों ने सवाल पूछा जाति के ऊपर, और जो ऐसा लगता है कि जातिवाद से सबको नापसंद है जातिवाद, क्योंकि जातिवाद को आरक्षण के साथ जोड़ के देखते हैं, पर सभी कोई अपनी जाति के जो फ्रेमवर्क में रहना चाहते हैं वहाँ से निकलना नहीं चाहते हैं। हम ब्राह्मण बनना, क्षत्रिय बनना, राजपूत बनना, और भी बहुत सारी जातियाँ हैं, भूमिहार बनना, इसको अपने सर के क्राउन बना के उसको घूमना ज़रूर चाहते हैं, पर जातिवाद से हमें नफरत है। जब तक आप जाति नहीं छोड़ेंगे तब तक आप जातिवाद को कैसे छोड़ेंगे, ये सोच ज़रूर लीजिएगा। धन्यवाद मैडम, आप इतना फॉर सच एन एनलाइटनिंग लेक्चर एंड सच एन एनलाइटनिंग क्वेश्चन आंसर सेशन मैम। Thank you so much. Now I would like to invite the chairperson of the session, our respected principal sir, to give his lecture. धन्यवाद स्वाति जी। मंचासीन संकाय प्रमुख सामाजिक विज्ञान संकाय प्रोफेसर विंदा परांजपे मैम, मंत्री प्रबंधक DAV PG कॉलेज श्री अजीत कुमार सिंह जी, अध्यक्ष पॉलिटिकल साइंस, सेक्रेटरी पॉलिटिकल साइंस, ऑल मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हमारे दूसरे डिपार्टमेंट के साथी और सभी पार्टिसिपेंट्स, बड़ा ही गौरव करने वाला क्षण, डिफरेंट थिंकर्स के बारे में आप लोगों ने 8 दिनों में बहुत सारी चीज़ों को गेन किया। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है और कुछ सीखने की बात है, क्योंकि व्यक्ति मरते दम तक कुछ न कुछ सीखता है, उससे ग्रहण करता है। आज हम लोगों ने एक नई चीज़ को सीखा, एक नए थॉट को सीखा क्या, उनके आचरण को लाने का प्रयास, ये मेन है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि जो एक समाज या एक राष्ट्र में कुछ न कुछ प्रगति होती है, तो उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उस समाज में व्याप्त कमियों पर भी ध्यान दे, उस समाज में व्याप्त कुछ कुरीतियाँ जो होती हैं उनको हटाए, क्योंकि जब तक उन कुरीतियों को नहीं हटाया जाएगा तब तक हम किसी राष्ट्र, किसी सोसाइटी या किसी कम्युनिटी को डेवलप्ड या प्रोग्रेसिव नहीं कर सकते हैं। इसलिए इतने सारे थिंकर्स को हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम अपनी कम्युनिटी को इनके थॉट्स के द्वारा आगे बढ़ा सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं। ये सारे हमारे अप्लाइड एस्पेक्ट हैं। हमारे समाज में अनेक ऐसी अच्छाइयाँ हैं जो हमें गौरवान्वित करती है वाकई में, और उसके साथ साथ अनेक बुराइयाँ भी हैं। तो हम लोगों में एक साहस होना चाहिए, बिना साहस के आप बुराइयों से लड़ नहीं सकते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, चाहे वो कास्टिज्म हो, चाहे वो आपका कम्युनिज्म हो, जो भी हो। जब तक आप में इच्छा शक्ति नहीं रहेगी तब तक हम केवल मुंह से कह सकते हैं पर उसको कार्यान्वित नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल को मैंने बोलते हुए सुना है, पर जब बारी आती है इम्प्लीमेंटेशन की तो वो नहीं होता है। तो ज़रूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति की। भले ही 2% लोग हैं,
100 में 2 लोग भी उसको अपना लें तो बहुत होता है। तो समाज का यह चक्र हमेशा से चलता है। समय समय पर तमाम तरह के हमारे कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, वो बदलते रहते हैं। ये समाज का ये नियम है। जो पहले के कस्टम थे, आज हमारे सोशल नॉर्म्स भी बदल गए, तो वो सारे जो नॉर्म्स हैं जो पहले थे वो धीरे धीरे बदल गए। यदि नहीं बदलेगा, जैसे पानी नहीं बदलिए तो वो पानी सड़ जाता है, उसी तरह से हमारी सोसाइटी सड़ जाएगी, हमारी कम्युनिटी सड़ जाएगी। इसलिए इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं कि सोशल रिफॉर्म होनी चाहिए, सामाजिक बदलाव होना चाहिए। तो समय के अनुसार परिवर्तन ही हमारी बुद्धि को वो इंडिकेट करता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं। जैसे जाड़े में आप गर्म कपड़े पहनते हैं, वो बदल गया, फिर गर्मी आई आप पतला कपड़ा पहन लिए, बरसात में छाता लगा लिए। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को बदलिए। विट्ठल दास रामजी शिंदे ने एक मानवतावादी विचारक, मैं तो उनको ये मानता हूँ, वाकई में वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को उन्होंने अपनाया, जिसे मैं कहता हूँ कि मानवतावादी विचारक, जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा थी उसके घोर विरोधी थे, और एक कमिटेड राष्ट्रवादी, जिसको बोलते हैं प्रतिबद्ध राष्ट्रवादी थे, जो किसी के प्रति वो कमिट हो गए तो उसको जरूर इम्प्लीमेंट करते हैं। जहाँ तक हम पढ़े हैं कि महात्मा गांधी से तमाम तरह की सारी चीज़ों को होते हुए भी वो महात्मा गांधी के फॉलोवर भी थे, महात्मा गांधी को फॉलो भी करते थे। उनका मानना था कि जो मालूम नहीं, ये सारी चीज़ें आज के ज़माने में तो ये चीज़ें नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम करने वाले किसान हैं या अन्य लोग हैं, वो अपने बीजों के भंडारा नहीं कर पाते थे पहले, उनको अधिकार नहीं था, उनको डेवलप करने का अधिकार नहीं था। इस पर उन्होंने काम किया है। इसलिए तमाम तरह के किसानों से रिलेटेड उनको, हमको लगता है कि किसान से जो रिलेटेड इंडियन पीजेंट मूवमेंट था, इंडियन पीजेंट मूवमेंट को किसने, एनजी रंगा ने शायद उसको फर्स्ट दिया था, पर शिंदे जी ने पीजेंट मूवमेंट को बहुत बड़ा काम किया इस पर। उनके थॉट ज़्यादातर उन किसानों से संबंधित थे जिन्हें ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा मिला था। बहुत बड़े किसान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो बहुत छोटे छोटे किसान थे, वो उनको जो आमदनी होती थी, उन आमदनी को वो कहना नहीं चाहते थे किसी से। उनको लगता था कि मेरी आमदनी इतना हो गई, यानी मैं कुछ चोरी कर लिया। माने वो अपनी आमदनी को भी ईमानदारी से किसी को बताना भी नहीं चाहते थे, और ऐसे किसानों के लिए उन्होंने काम किया। वो बहुत सारे किसान जो थे इलिटरेट थे, अशिक्षित थे, उनकी आय बहुत कम थी, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एकदम निम्न कैटेगरी का, पुअर से भी वो पुअर थे। तो पीजेंट वर्ड हमको लगता है 15वीं शताब्दी का है, मिडिवल समय का है पीजेंट वर्ड, और एक तरह की सोसाइटी, एक तरह की फिलॉसफी भी है पीजेंट फिलॉसफी, जो छोटे किसानों से रिलेटेड है, बड़े किसानों से रिलेटेड नहीं है। तो उन्हें लगता है कि मुझे लगता है कि विट्ठल दास जी शिंदे ने दलितों के लिए शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना। एजुकेशन, जैसे अंबेडकर जी ने कहा, उसी तरह इन्होंने शिक्षा को, शिक्षा के अधिकारों को लोगों में, तमाम तरह के लोगों में अवेयरनेस के लिए दिया, और कहा कि जब तक शिक्षा नहीं रहेगी तब तक आप कभी बराबरी नहीं कर सकते हो या अपने को ऊपर नहीं उठा सकते हो। तो शिक्षा, उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को, उन्होंने कहा कि अंतर्जातीय विवाह होनी चाहिए, बढ़ावा दिया, और बहुत सारे दलित चिंतन को उल्लेख किया गया है। रामजी दास शिंदे ने समय समय पर जो भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र हैं, वो जो मानवता से प्यार, ऊंच नीच का जो भेद है, इनको मिटाने के लिए बहुत सारे वर्क किए, हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि मैडम ने कहा, अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता पर उनका काम बहुत है। उन्होंने एक मिशन बना लिया उससे संबंधित में, और देश में खासकर उस क्षेत्र में जो कि आपका कर्नाटका और महाराष्ट्र का बॉर्डर था, वहाँ पर इनका काम बहुत इम्पोर्टेंट था। उन्होंने यह कहा कि यह तभी संभव है जब आप में एक मूल्य आधारित शिक्षा हो। बिना मूल्य की शिक्षा नहीं,
ऐसी शिक्षा जो मूल्य आधारित हो, जिसमें कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन न हो, सामाजिक विभेद न हो। जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम को बदलिए। उस समय की मांग थी एजुकेशन सिस्टम को बदलने की। जो रूढ़िवादी एजुकेशन सिस्टम है उसको आप कैसे चेंज करेंगे। तो दलित चिंतन पर इन सभी पहलुओं पर उनका विचार था। आज मैडम बिंदा परांजपे ने जो जिक्र किया है वो ऐसे ही चिंतन और अवधारणा से प्रभावित है, जो कि सामाजिक न्याय और जनतांत्रिक संरचनाओं को विकसित करता है। हमेशा सोशल जस्टिस की इन्होंने बात की और वाकई में सोशल जस्टिस का इंडिकेटर है, एक तरह का प्रतीक है। जहाँ तक मैंने सुना है या पढ़ा है तो यह पाया है कि दलित चिंतन हमेशा अनुभव की प्रामाणिकता पर बल देता है कि दलित लोगों ने क्या अनुभव किया वही उसकी प्रामाणिकता है और उसी के आधार पर उनके सारे चिंतन डेवलप्ड हैं। पर यह कितना विश्वसनीय है, इस पर एक प्रश्न चिन्ह आता है। दलित चिंतक क्या वही हो सकता है जो दलित हो? ऐसा है क्या? तो फिर गैर दलित के विषय में दलित कैसे लिख देता है? ये बहुत तमाम तरह की इस पर डिबेट हुए हैं और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि दलित चिंतक वही हो सकता है जो दलित है, वही लिखता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मैं मानता हूँ ये डिबेट का विषय है और यह अतिवाद की श्रेणी में आता है। इन सारी जातिवादी जो प्रथाओं का उन्होंने सीधे सामने विरोध किया कि जाति के आधार पर हम चिंतक कैसे हो जाएंगे। जाति के आधार पर कोई चिंतक नहीं होता। वह केवल अपने बारे में लिख सकता है, अपने ऑब्जर्वेशन को लिख सकता है, पर उन चीज़ों को जनरलाइज नहीं कर सकता है कि सारे लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। मेरा सीधा सा प्रश्न ये अक्सर होता है कि दलित समाज के बारे में केवल दलित चिंतक ही लिखे, ऐसा नहीं है, गैर दलित भी उन चीज़ों को लिख सकता है। इसमें प्रतिरोध की बात होती है। आप जब पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि दलित चिंतन में प्रतिरोध के साथ साथ प्रतिशोध की बात होने लगती है। बाकी प्रतिरोध होना चाहिए, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। किसी भी चीज़ का प्रतिरोध जब करेंगे आप तो उसमें क्या होगा कि नई चीज़ें निकल कर आती हैं, और जहाँ प्रतिशोध की बात करने लगता है व्यक्ति, वहाँ पर निगेटिव चीज़ें आने लगती है। तो हम सभी को जब एक्सप्लेनेशन करते हैं तो प्रतिरोध जरूर करना चाहिए, चाहे रिजर्वेशन हो चाहे कास्ट हो, पर प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी चाहिए, जिससे कि हम एक हेल्दी वे में किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर सके जो कि हमारे मूल्यों पर आधारित हो। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया रिजर्वेशन की, इन सारे मुद्दों को साइंटिफिकली समझने की ज़रूरत है। आप सरफेस लेवल पर केवल एक वाक्य से आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही कठिन होगा, जब तक आप इसको साइंटिफिकली नहीं समझेंगे कि क्यों है, कैसे है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस पर तमाम तरह के डिबेट होते हैं, पर डिबेट का नतीजा क्या निकलता है कि वह द्विपक्षीय नहीं होता है, किसी एक विपरीत दिशा में चला जाता है, फिर लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। तो प्रत्येक स्टूडेंट, चाहे वह किसी विषय का हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वह पॉलिटिकल साइंस का ही हो, किसी विषय का हो, उसे अपने समुदाय या अपने समाज के जो मूलभूत समस्याएं हैं उससे अवगत होना चाहिए, जिससे कि वह समाज की बुराइयों को, जाति विभेद हुआ, लिंग विभेद हुआ, शोषण हुआ, बहिष्कार हुआ, तमाम तरह के डिस्क्रिमिनेशन हुए, इन सब को बखूबी समझने की ज़रूरत है, जिससे कि वह अपने सोसाइटी को अपलिफ्ट कर सके। एक इंटेलेक्चुअल समाज में वैचारिक मतभेद तो हो सकते हैं, परंतु उसे नकारात्मक रूप में लेकर हम वर्ग विभेद नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा मेरा मानना है, जो आज के पॉलिटिकल लीडर्स इसको करते चले जाते हैं। इस कर्म भूमि में कर्म तो आपको ही करना है और समाज केवल लकीरें खींचता है, रंग तो आपको ही भरना है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। अब हम अपने समापन समारोह के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। मैडम, सर, हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि इस कार्यशाला में हमारे यहाँ 80 से भी ज़्यादा विद्यार्थी, जो कि हमारे अपने विद्यार्थियों के अलावा
80 से भी ज़्यादा विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है और उसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय की भी रिसर्च स्कॉलर्स और विद्यार्थी रहे और JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के भी रहे, जयपुर यूनिवर्सिटी से जयपुर से भी रहे और नेपाल से भी हमारा रजिस्ट्रेशन रहा। हम आप सब मुखियाओं से ये अनुरोध करते हैं कि यहाँ जो उपस्थित हमारे कुछ विद्यार्थी हैं, हम समझते हैं कि ये संभव नहीं होगा कि सारे विद्यार्थियों को आप सर्टिफिकेट आवंटन करें, पर कुछ बच्चों को अगर प्रतीकात्मक रूप से आप उनको सर्टिफिकेट आवंटन करें तो ये बहुत अच्छा होगा। मैं हमारी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर प्रतिमा जी से अनुरोध करती हूँ कि ये वो इस सेशन को वो कोऑर्डिनेट करें। आनंद नारायण सिंह, दिव्या शर्मा, प्रिया शुक्ला, कुहेली बार, नमिश कुमार सैनी, आयुष कुमार दुबे, सुमित कुमार, MA प्रीवियस सुमित कुमार, विपिन राणा, स्नेहा वर्मा, प्रभात कुमार यादव, मरियम फातिमा, जय सिंह, खुशी गुप्ता, दिव्या कुमारी, दीप्ति शर्मा, अम्बरीश कुमार अग्रहरी, हर्षवर्धन सिंह, गरिमा मौर्य, वंदना देवी, रेणु देवी, राजेंद्र कन्नौजिया, योगेश यादव, निधि सिंह, कृष्ण कुमार साहनी, प्रियांशु गुप्ता, शशि कुमार। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद सर। अब मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर प्रियंका जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आएं और यहाँ धन्यवाद दें। Thank you, madam. A very good evening, everybody. Honorable Dean madam, Manager sir, Principal sir, all my colleagues and all the participants. It is a matter of immense pleasure for me to deliver vote of thanks in this valedictory session. The last 7 days have been a journey of intellect, discussion and debate. And you all participated very enthusiastically in these sessions. First and foremost, I would like to express my deepest gratitude to Dean Madam for taking time out of her busy schedule and giving us time. Thank you so much, Madam, for your valuable time. Your presence has added value to this workshop. Next, I would like to express my sincere gratitude to Manager Sir and to Principal Sir, because without them, it is not possible to organize any such event. They have been a constant support for our department. Thank you so much, sir. I would also like to express my deepest gratitude to the organizing secretary. Thank you so much, madam, for coming up with this brilliant idea and for implementing it so successfully. And congratulations to you for the successful completion of this workshop. I would also like to give my sincere thanks to all my colleagues, Dr. Swati Nanda ma'am, Dr. Vikas Singh, Dr. Girish Dubey sir, and most importantly, Dr. Gaurav Mishra, who have worked day and night tirelessly for the successful completion of this event. Thank you so much, Gaurav. Without you, this workshop would not have been possible. I would also like to extend my deepest gratitude
to all the speakers who came here on different days and shared their expertise with all of us, because without them this workshop is nothing. Also, I would like to express my sincere thanks to all the departments who supported us, to all the participants who were there in all these 7 days and participated so enthusiastically in all the sessions. I'd like to express thanks to the Media Center and to Pratap, because without him we would not have been featured in the newspapers daily. So thank you so much to the media persons, and most importantly to all the participants. Your question and answer had added values to this workshop and has made it deliberative in the real sense. Thank you so much, all of you. इसके साथ इस कार्यशाला के समापन की घोषणा की जाती है। धन्यवाद। थैंक यू। अपनी हर कार्यक्रम की जो अंत है नेशनल एंथम के साथ करते हैं, तो हम जनगण मन के साथ इसका अंत करेंगे। प्लीज़ खड़े हो जाए, बस 2 मिनट की बात है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय हे